आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक के बाद जारी हुई दिल्ली घोषणा पत्र। आतंकवाद के हर रूप को बताया गया अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा। कहा आतंकवाद को किसी धर्म और राष्ट्रीयता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आतंकवाद को बताया मानवता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात रोजगार मेले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया संबोधित। कहा राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जिस तरह से रोजगार मेले का हो रहा है आयोजन, उससे 10 लाख नौकरी के लक्ष्य का आंकड़ा जल्दी ही बढ़ जाएगा और आगे। उत्तराखंड के बाद गुजरात ने भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में बढ़ाया कदम। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित। कॉमन सिविल कोड का प्रारूप तय करने के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने का फैसला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले शिमला में डीडी कॉन्क्लेव, कितना बदला हिमाचल का आयोजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कांग्रेस ने रोजगार और विकास का वादा करके राज्य की जनता को दिया धोखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने फिर से सत्ता में वापसी का जताया भरोसा। विपक्ष ने 5 साल के कामकाज पर उठाए सवाल। आईसीसी टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने ग्लेन फिलिप्स की शतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका को 65 रन से हराकर सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी को किया मजबूत। रविवार को भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में बनाई जगह। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने कोरियाई जोड़ी को दी मात। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति ने कि भारत में 2 दिन की बैठक शनिवार को समाप्त हुई। मुंबई और दिल्ली में हुई इस 2 दिन के मंथन में तमाम बड़े फैसलों पर सहमति बनी, तो वहीं आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने पर भी जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति की 2 दिनों की भारत में चल रही बैठक का शनिवार को आखिरी दिन था। इसमें दुनिया में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए गहन मंथन हुआ। दूसरे दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद मानवता के ऊपर सबसे बड़े खतरों में से एक है। यूएनएससी ने पिछले 2 दशकों में आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए कई प्रभावी काम किए हैं। The UN Security Council in the past 2 decades has evolved an important architecture built primarily around the counter-terrorism sanctions regime to combat this menace. This has been very effective in putting those countries on notice that had turned terrorism into a state-funded enterprise. Despite this, the threat of terrorism is only growing and expanding, particularly in Asia and Africa. विदेश मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में आतंकवादी समूहों ने विशेष रूप से खुले और उदार समाजों में तकनीक तक पहुंच प्राप्त करने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। आतंकवादी गुट स्वतंत्रता, सहिष्णुता और प्रगति पर हमला करने के लिए खुले समाज की तकनीक, धन और लोकाचार का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आतंकवादियों के लिए एक टूल किट बन गई है। Internet and social media platforms have turned into potent instruments in the toolkit of terrorists and militant groups for spreading propaganda, radicalization, and conspiracy theories aimed at destabilizing societies. भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक का एजेंडा है कि कैसे आतंकवादियों की बढ़ती क्षमताओं को रोका जाए, आतंकी संगठनों को होने वाले वित्त पोषण पर कैसे लगाम लगाई जा सके। Well, without a doubt, this is an excellent initiative taken by the Government of India, and I think all participants are unanimous that this was a very timely initiative and very much in sync with India's priorities, which had listed terrorism even as India got into the Council the 8th time last year. इस वैश्विक बैठक में यूएन के तमाम सदस्य देशों समेत कई एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक में हिस्सा लेने वाले तमाम वैश्विक नेताओं ने भी इस बैठक को सार्थक बताया और बदलती परिस्थितियों में मिलकर काम करने की बात कही। The conversation was very enriching. We learned today from some of the brightest minds
from Meta, from the GIFCT, from Google, from civil society. One of the things that come up from many of the discussions today is that for anything to be effective, we need the public and the private to work together. इस महत्वपूर्ण बैठक के इतर भारत ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के वित्त पोषण के बावजूद इसको FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर होने पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाना इस बात का संकेत नहीं कि वो अब जांच के दायरे से बाहर हो चुका है। The FATF process also has a certain amount of continuity. So once you are off a grey list doesn't mean you're not under any scrutiny. I'm sure the international community through the FATF process and the other counter-terrorism platforms would scrutinize countries, and we of course will always have maintained our vigil, and we are being alert, and we will continue to be doing so in the coming future. शुक्रवार को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक मुंबई में हुई थी, जिसमें भारत की अगुवाई में तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने आतंकवाद के हर स्वरूप को रोकने पर मिलकर काम करने पर सहमति बनाई थी, जिसको आगे बढ़ते हुए शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक के बाद दिल्ली डिक्लेरेशन जारी किया गया। इस डिक्लेरेशन में आतंकवाद के हर रूप को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसे किसी धर्म और राष्ट्रीयता के साथ नहीं जोड़े जाने पर जोर दिया गया। मेघना देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इन सभी प्रमुखों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद निरोधी समिति की 2 दिन की भारत में चल रही बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें दुनिया में आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए गहन मंथन हुआ। इस मुलाकात के दौरान राष्ट्रपति ने सभी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के सभी प्रारूपों से लड़ना भारत की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। We have a national commitment to fight the evil of terrorism in all its forms and manifestations. As the world's largest democracy, with one of the most open and diverse societies in the world, India has been a victim of terrorism for decades. That is why India has adopted a zero-tolerance approach to terrorism. The international community must come together to bring the perpetrators and sponsors of terrorism to justice. आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की विशेष बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। इस बैठक में कौन से विषय अहम रहे, इस बारे में संजय वर्मा, जो कि सचिव हैं विदेश मंत्रालय में, उनसे खास बातचीत की हमारी संवाददाता मेघना देव ने। हमारे साथ संजय वर्मा जी जुड़े हुए हैं, सेक्रेटरी वेस्ट विदेश मंत्रालय के। सर, सबसे अहम प्रश्न है, आज जो स्पेशल मीटिंग हो रही है, कई ऐसे कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पर हो रही है जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को एनकरेज करते हैं, टेरर फाइनेंसिंग हो या अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स हो। कैसे इस चीज़ को देखते हैं, जो बातचीत हो रही है, कितना आप देखते हैं इसका आउटकम? ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट कई कारणों से है। एक तो ये है कि ये पहली बार है हमारे इतिहास में कि UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग इंडिया में हो रही है। दूसरा, काउंटर टेररिज्म पर हो रही है। ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो मीटिंग है 2 हिस्सों में बांटी गई थी। पहला मुंबई में हुआ था, तो बम्बई में इसलिए हुआ था कि हम दुनिया को जो ह्यूमन फेस ऑफ ट्रेजेडी होती है टेररिज्म की, वो उसको दिखाने के लिए। इस तरीके से आपने कहा कि जो मुंबई में जो हमले हुए, उसके बाद अभी तक जो परपेट्रेटर्स हैं उनको सज़ा नहीं मिली है, ये एक तरीके से अन्याय है विक्टिम्स के लिए। कैसे इस चीज़ को देखते हैं कि लिस्टिंग में भी इतना समय लगता है, जो प्रोसेस है, क्या आप कहते हैं कि अभी के ज़माने के हिसाब से जो प्रोसेस है उसमें तेज़ी नहीं है? जो मल्टीलैटरल सिस्टम है दुनिया भर का, खासकर UN सिस्टम में, ये आउटडेटेड हो गया है और फुल प्रूफ नहीं है। अलायंसेस इन्फ्लुएंस डिसीशंस, और उसी को देखते हुए जो लिस्टिंग प्रोसेस है, वहाँ भी कंट्रीज़ को एक हक मिल जाता है कि वो प्रोसेस को डिविएट कर दें, विशिएट कर दें, नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स,
क्योंकि रिश्ते हैं देशों के बीच, तो उस पर डिसीशंस लेते हैं लोग। FATF में जिस तरीके से हमने देखा पाकिस्तान की ग्रे लिस्टिंग से बाहर आने के बाद, क्या कहते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो टेररिस्ट वहाँ सरेआम घूम रहे हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, और अभी भी कोई न्याय प्रक्रिया शुरू नहीं। ये थोड़ा धीमा प्रोसेस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक कहते हैं ना ग्लिमर ऑफ होप। तो FATF प्रोसेस को देखते हुए पाकिस्तान ने 2 टेररिस्ट जो हमारी लिस्टिंग के प्रोसेस में भी हैं एक्नॉलेज किया है कि वो हैं, और कुछ प्रक्रिया लीगल शुरू की गई है। सो दैट इज़ गेन ऑफ द FATF प्रोसेस। कितनी दूर ये प्रोसेस जाएगा लीगल प्रोसेस पाकिस्तान में, ये तो देखने की बात है। क्या ये इसलिए किया गया था कि FATF का एग्ज़ाम पास किया जाए और फिर एक हॉलिडे पास मिल जाए? तो ये हमको देखना पड़ेगा कि आगे होता क्या है। कैमरा पर्सन हरजीत बावा के साथ मैं मेघना देव, DD न्यूज़, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कतर के शासक तमीम बिन हमाद अल थानी से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री ने बातचीत पर ट्वीट करते हुए लिखा, कतर के महामहिम अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी के साथ बात करके खुशी हुई। उन्हें दीपावली की बधाई देने के लिए धन्यवाद दिया और कतर में एक सफल फीफा विश्व कप के लिए शुभकामनाएं दी। हम 2023 में संयुक्त रूप से भारत कतर राजनयिक संबंधों के 50 साल का जश्न मनाने के लिए सहमत हुए हैं। और उत्तराखंड के बाद गुजरात ने भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। कैबिनेट बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही कॉमन सिविल कोड प्रारूप तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया। कमेटी की रिपोर्ट के बाद गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आज गुजरात की कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गुजरात की कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के अमलीकरण के लिए एक कमेटी का गठन करना ये तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के माध्यम से गुजरात रोजगार मेले को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने हजारों युवा उम्मीदवारों को बधाई दी, जिन्हें विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज गुजरात पंचायत सेवा बोर्ड से 5000 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं और 8000 उम्मीदवारों को गुजरात सब इंस्पेक्टर भर्ती बोर्ड और लोक रक्षक भर्ती बोर्ड से नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। આવનારા દિવસોમાં સમગ્ર દેશમાં રાષ્ટ્રીય સ્તર પર અને રાજ્યો પણ હવે એમાં ભાગીદાર બની રહ્યા છે, ત્યારે જેમ ભારત સરકારે એક રોજગાર મેળો શરૂઆત કરી, આજે ગુજરાત થોડાક જ દિવસમાં જોડાઈ ગયું। મારી પાસે તો માહિતી છે લગભગ બધા રાજ્યો આગળ આવી રહ્યા છે, કેન્દ્ર શાસિત આપણા યુનિયન ટેરિટરી પણ આવી રહી છે। ભારત સરકારે એક વર્ષમાં 10 લાખ લોકોનો લક્ષ્યાંક નક્કી કર્યો છે, પરંતુ જે રીતે રાજ્યો જોડાઈ રહ્યા છે મને લાગે છે આંકડો લાખોમાં આગળ વધી રહ્યો છે। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे अनेक प्लेटफॉर्म पर देश के समाज विरोधी या फिर किसी भी प्रकार की गतिविधि को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने नए आईटी नियमों को लागू कर दिया है और इसके बाद ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सरकार सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए 3 महीने के अंदर ही अपीलीय पैनल भी गठित करेगी। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब व इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब कंटेंट के नियमन के नाम पर मनमानी नहीं कर पाएंगी। भारत सरकार ने इसके लिए नियमों में बदलाव कर नई व्यवस्था तैयार की है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में कुछ फेरबदल किए हैं। संशोधित नियमों के अनुसार ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भारत की संप्रभुता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
constitutional rights of Indian citizens are to be respected by platforms, and some platforms have taken a position in courts or in places outside courts that they don't believe they need to respect Indian constitutional rights just because they are in some other jurisdiction. The rules make it very clear. In India, if you want to be an intermediary, you have to respect the constitutional rights, especially Article 14, 19 and 21, which is free speech, liberty and non-discrimination. संशोधित नियमों के मुताबिक सरकार सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए 3 महीने के अंदर ही अपीलीय पैनल गठित करेगी। ये पैनल सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा कंटेंट के नियमन के संबंध में किए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेगी। समिति में एक चेयरपर्सन और केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। इनमें से एक पदेन सदस्य और 2 स्वतंत्र सदस्य होंगे। सरकार ने नए नियमों में अश्लील सामग्री, ट्रेडमार्क उल्लंघन, फेक जानकारी और राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरे के साथ साथ आपत्तिजनक धार्मिक सामग्री, हिंसा को उकसाने के इरादे को भी जोड़ा है, जिसे उपयोगकर्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 24 घंटे के भीतर उपयोगकर्ता की शिकायतों को स्वीकार करने और उसके बाद 15 दिनों के भीतर उसका समाधान करना होगा। अगर किसी यूजर को ब्लॉक कर दिया गया है या उसके कंटेंट को रोका गया है तो इसे लेकर वह यूजर शिकायत अपीलीय समिति में गुहार लगा सकता है। Third addition to the rules is a very important addition around the concept of accountability. We want to strengthen accountability between the Nagrik and the platform, and to that extent we have basically brought a grievance appellate committee because we have found that the grievance addressal mechanisms that was put in place in May 2021 is not satisfactory enough, and many platforms are not really responding to it adequately enough. सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसका मकसद देश के 120 करोड़ डिजिटल उपभोक्ताओं को खुला और सुरक्षित इंटरनेट उपलब्ध कराना और उसे उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाना है। सरकार चाहती है कि उपभोक्ता को शिकायत करने के लिए समुचित व्यवस्था प्रदान की जाए। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जीजी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के वडोदरा के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री वहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ रूबरू होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वडोदरा में टाटा एयरबस के एक प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान निर्मित होंगे। 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री गुजरात के वडोदरा में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां प्रमुख उद्योगपतियों के साथ रूबरू होंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री वडोदरा में टाटा एयरबस के एक प्लांट का शिलान्यास करेंगे, जिसमें भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान निर्मित होंगे। प्रधानमंत्री के वडोदरा आगमन के अवसर पर यहां के लोग काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि मोदी भारत में दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं। मोदी साहब ने इतना बढ़िया काम किया है। जो आदमी 18 घंटे काम करता है और जब दिन उगता है, जब दिन में, तो भी सोचता है मेरे देश का कैसे मैं भला करूं, मेरे देश कैसे आगे जाए। तो आज दुनिया में भारत देश 5वें नंबर पे आ गया है, इंग्लैंड से भी आगे आ गया है। वो मोदी की कमाल है। और अभी आप लोग सब देखते हो टीवी में, पुतिन ने उनका प्रेज किया, उनके साथ उनके लिए अच्छे शब्द बोले। आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं बहुत गौरवान्वित है, युवाओं को प्रेरणा देती है और युवा बहुत उत्साहित है बिकॉज इसके चलते नए स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं काम मिला है, प्रेरणा मिली है। टाटा एयरबस की ओर से C-295 के 40 विमान बनाने के अलावा वडोदरा में वायुसेना की आवश्यकताओं और निर्यात के लिए अतिरिक्त विमानों का निर्माण भी किया जाएगा। यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे मेक इन इंडिया को काफी बल मिलेगा। इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है नरेंद्र मोदी का, वो बहुत ही अप्रिशिएबल है और इनसे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनमें, और खास करके बड़ौदा और गुजरात में जो इफेक्ट दिख रहा है, जो रोजी रोटी लोगों को मिल रही है, वो शायद से बाकी के जो भी स्टेट्स है उनके कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री जो आ रहे हैं, हमने सबने सुना है कि वो जो एयरक्राफ्ट कार्गो का जो प्रोजेक्ट है वो बड़ी मात्रा में 40,000 करोड़ का वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उससे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और सेकेंडली, हम पहले डिफेंस सेक्टर था हमारा, वो हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे और वो एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो उससे क्या होगा, फर्स्ट हमारा जो पॉलिटिकली स्टैंड है, डिफेंस स्टैंड है पूरे वर्ल्ड में, वो बढ़ेगा।
भारत में निर्मित विमान की आपूर्ति 2026 से शुरू हो जाएगी, जबकि स्पेन से हमें पहले 16 विमान 2023 से 2025 के बीच मिलेंगे। आने वाले समय में भारतीय वायुसेना C-295 परिवहन विमान की सबसे बड़ा ऑपरेटर बन जाएगी। ये पहला मौका है जब यूरोप के बाहर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 का निर्माण बड़ौदा में होगा और प्रधानमंत्री उस प्लांट का शिलान्यास करने जा रहे हैं। तो भारत के लिए आने वाले समय में यह प्लांट एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, खास तौर से डिफेंस सेक्टर में। कैमरामैन अजीत के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, बड़ौदा। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर डीडी न्यूज ने डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया। शिमला में हुए इस कॉन्क्लेव में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से लेकर आम लोग भी शामिल हुए। डीडी न्यूज के इस मंच पर हिमाचल के जमीनी मुद्दों पर जमकर चर्चा हुई तो नेताओं ने भी अपने अपने दावे किए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी पारा चढ़ रहा है। शनिवार को नामांकन पत्र वापस लेने का आखिरी दिन था। राज्य की 68 विधानसभा सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं 8 दिसंबर को मतों की गिनती होगी। सर्दी के मौसम में राज्य के गर्माते सियासी माहौल के बीच जनता के सवालों को जनता के नुमाइंदों के सामने लेकर आया है आपका अपना चैनल डीडी न्यूज। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजधानी शिमला में शनिवार को डीडी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसका विषय था कितना बदला हिमाचल। इस खास कॉन्क्लेव में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, विपक्ष के कई बड़े नेता और पत्रकार शामिल हुए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि उसने हिमाचल में रोजगार और विकास का वादा करके जनता को धोखा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य में जो काम किया है वही उसे जीत दिलाएगा। 2012 में बहुत सारे फॉर्म कांग्रेस ने भरवाए कि हम हर घर से एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। मैं सवाल पूछता हूं कांग्रेस के नेताओं से, कितनों को रोजगार दे पाए 5 वर्षों में? केवल कागज भरवाने का काम किया था, मोबाइल नंबर इकट्ठे करने का, किसी को रोजगार नहीं दिया। पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वायदा किया था कर्जा मुक्त करेंगे। किसान का कर्जा चारों राज्यों में नहीं माफ किया और कांग्रेस को साफ पंजाब में लोगों ने कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने बार बार लोगों को भ्रमित किया है और झूठे वायदे करके सत्ता में आने का काम किया है। अगर इन्होंने पहले काम किया तो इनकी सरकार वापस आती। राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि सत्ता में भाजपा की पुनः वापसी होगी। आप गांव सुदूर में इलाके में जाइए, हिमाचल प्रदेश में काम हुआ है, गरीब आदमी की मदद हुई है, वो एक बहुत बड़ी पूंजी है हमारी। और सबसे बड़ी बात, जब डबल इंजन की सरकार केंद्र में मोदी जी और हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार दोनों ने मिलकर के जो काम किया है और उन काम की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनी। कॉन्क्लेव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि भी पहुंचे और उन्होंने अपनी अपनी पार्टी की जीत के दावे किए। ये जनता कह रही है हम ताज बदलेंगे, ये कह रहे हैं हम रिवाज बदलेंगे। अब इनके कहने पे नहीं होगा, हम तो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि 5 साल में किया क्या है। 70% से ज्यादा गांव में बसता है और गांव की जनता को अपने बच्चों को अच्छा स्कूल पढ़ाने के लिए सारा कारोबार बंद करके बाजार में बेचना पड़ रहा है। वहां पे अपने बच्चों को प्राइवेट में अच्छी शिक्षा देनी पड़ रही है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस कार्यक्रम का मकसद तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को एक मंच प्रदान करना है, जहां वो मतदाता के समक्ष अपनी बात, अपने अपने दावे, अपने तर्क के साथ रख सके, ताकि जनता को अपने जनप्रतिनिधि के चुनाव से पहले एक स्पष्ट विजन मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एम्स में इमरजेंसी में आए मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने दिल्ली के सभी अस्पतालों के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट्स के साथ शनिवार को एक बैठक की। बैठक में दिल्ली के अस्पतालों के साथ मिलकर क्रॉस रेफरल नीति विकसित करने पर सहमति बनी। मरीजों को बेड के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए एक कार्य योजना भी बनाई जा रही है। इमरजेंसी के साथ ही अस्पतालों में कितने खाली बेड हैं, इसका डिस्प्ले भी लगाया जाएगा। साथ ही मरीजों को ऑनलाइन भी पता चल जाएगा कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं। हम लोग जो हैं आपस में एक नेटवर्क बनाएं, इमरजेंसी सर्विसेज का एक नेटवर्क बनाएं, एक क्रॉस रेफरल्स की सिस्टम को डेवलप करें और क्रॉस रेफरल करते हुए कम्युनिकेशन रखें,
ताकि जो है पेशेंट को ऐसे नहीं है कि भाई आप लिख के दे दिया कि आप यहाँ से वहाँ चले जाइए, कि पहले जो है उस क्रॉस रेफरेंस में पहले से बात करें, कम्युनिकेट करें, ताकि पेशेंट को जहाँ पे उसको सही इलाज के लिए भेजा जा रहा है तो वहाँ पे उसको रिसीव किया जाए और उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट सही सेंटर में, उसको स्टेबलाइजेशन तो वहीं पर होगा जहाँ पे वो इनिशियल जा रहा है, लेकिन उसके बाद जो उसका आगे का इलाज जो है वो एक सही सेंटर में सही ढंग से हो पाए। आईसीसी T20 विश्व कप में रविवार को भारत दक्षिण अफ्रीका के साथ मुकाबला खेलने उतरेगा। सेमीफाइनल की रेस से पहले यह मुकाबला कई मायनों में क्वार्टर फाइनल की तरह माना जा रहा है। इस मुकाबले में जो भी जीतेगा वो अंतिम 4 के लिए अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लेगा। भारत के सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में जगह बना ली है। आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 21-18, 21-14 से मात दी। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।